नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम भी दो हिस्सों में हमने रखा है और इन दो हिस्सों में चंद बातें हैं जो हम पहले हिस्से में आपके सामने लाएंगे और फिर दूसरे हिस्से में भी चंद बातें लाएंगे और अपने मेहमानों को हम चाहेंगे कि वो इन दो हिस्सों में जो हमारे टॉपिक हैं उसके ऊपर अपनी अपनी जो उनकी आरा है और जो लोग सुनना चाहते हैं, दरअसल उन्हीं को सुनना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो इन चीज़ों को जहाँ ज़रूरत हुई हम ज़रूर उनको इंटरप्ट करेंगे या सवाल करेंगे और जहाँ ज़रूरत नहीं हुई तो हम कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह जा सके। प्रोग्राम के दो हिस्से हैं और ज़ाहिर है लिमिटेड टाइम है, हमारे पास गेस्ट भी हैं। इससे पहले कि मैं गेस्ट का तारुफ़ कराऊँ, मैं पहले हिस्से की तरफ जाता हूँ। इस वक्त दुनिया में संजीदा हलकों में ज़ेर बहस है कि अमेरिका और इज़राइल क्या कर रहे हैं, इनके अज़ाइम क्या हैं और इसके नताइज आलमी अमन और ख़ुद अमेरिका की सलामती के लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। अमेरिका और इज़राइल इस वक्त दुनिया में क्या कर रहे हैं? ख़ित्ते में ताकत का मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में इज़राइल को नाकाबिल चैलेंज ताकत बनाना चाहते हैं। ईरान को कमज़ोर या गैर मौसर करना चाहते हैं ताकि ख़ित्ते में कोई मुतबादिल ताकत ना उभरे। आलमी निज़ाम में अपनी बालादस्ती बरकरार रखना चाहते हैं। ख़ास तौर पर चीन रूस के बढ़ते हुए असर को रोकना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो बराह रास्त क्लैश तो नहीं करते हैं, फिर तीसरी दुनिया के ममालिक को शिकारगाह या चरागाह बनाते हैं और उनके ज़रिए प्रॉक्सी करते हैं। दुनिया के वसाइल तेल और मादनियात पर कब्ज़ा करने का सिलसिला जारी है। अपने मफादात के लिए, जैसे मैंने कहा, तीसरी दुनिया को इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी के ज़रिए चीन रूस के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अपने मफाद के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन को रोन देते हैं। आलमी अमन के लिए इक़दामात कितने ख़तरनाक हैं। एक तो ये है क्योंकि ज़ाहिर है कि ये चिंगारी अगर बढ़ेगी तो मशरिक़ वस्ता को अपने में लपेट में लेगी, फिर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले सकती है। इसके अलावा ख़ुद अमेरिका की सलामती के लिए कितने ख़तरनाक हैं। अमेरिका दुश्मनी का मरकज़ भी बन रहा है। अमेरिका को मुसलमानों और तरक्की पजीर दुनिया में जुल्म का सरपरस्त समझा जा रहा है। ये सोच शिद्दत पसंदी को जन्म दे रही है। दहशत गर्दी के ख़तरात में इजाफ़ा हो रहा है। अमरीकी मफादात सफारत खाने और शहरी निशाने भी निशाने में आ सकते हैं। मुआशी और सियासी थकन से मुसलसल जंगें अमरीकी अवाम के लिए और उनकी मईशत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। ये चंद बातें थी जो हम पहले हिस्से में करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, क्या दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है? अमेरिका और इज़राइल क्या कर रहे हैं? और बाद में हम आएंगे कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और ख़ित्ते में पाकिस्तान के इस वक्त जो चेंजिंग की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में, ईरान में, इसी तरह वेनेज़ुएला, गज़ा और आपका ग्रीनलैंड, उससे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और किस तरीके से उसको सेव करना चाहिए। दूसरे हिस्से में बात करेंगे। अभी तो हम आते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, अमेरिका इज़राइल कर क्या रहा है और आगे क्या करने का इरादा रखता है और इसके कितने बड़े नुकसानात हैं ख़ुद अमेरिका के लिए और दुनिया के अमन के लिए। मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, दिफाई तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, दिफाई तज़कियाकार। आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ अब्दुल्ला गुल हैं, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मेजर जनरल ज़ाहिद महमूद साहब की तरफ। सर कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, वो दुनिया में आप देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका किस तरीके से तमाम क़वानीन को रद्द कर रहा है, किसी क़वानीन को नहीं मानता है। वो कहता है जो हमारे मफादात में है वो हम करेंगे। और इस सिलसिले में वेनेज़ुएला हो, ग्रीनलैंड हो, गज़ा हो और आप आने वाला वक्त में आपके देख रहे हैं आप हैं कि ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इसी तरह और भी कई ममालिक है। तो इज़राइल और अमेरिका चाहता क्या है सर? और क्या ये खुद अमेरिका की सलामती के लिए भी ख़तरा है और दुनिया की सलामती के लिए भी? क्या कहते हैं सर? जी डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी और ब्रिगेडियर वक़ार साहब को और अब्दुल्ला गुल साहब को, दोनों को मेरा बहुत सलाम। दोनों मेरे उस्ताद हैं, मैं तो शागिर्द हूँ इन दोनों का और अपने उस्ताद के सामने ज़रा कमेंट्री करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट एनीवे, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है। इस वक्त अमेरिका जो है एक यूनिलैटरल, वो जो एक कहते हैं ना कि एप्लीकेशन कर रहे हैं
और रीसेट कर रहा है। नेटो का खात्मा हो रहा है, नेटो अपनी वो कहते हैं एफिशिएंसी, एफिकेसी, इफेक्टिवनेस खो रहा है और अमेरिका जो है इस वक्त रूल कर रहा है। अमेरिका और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशन, ये तो अपनी मौत मर चुके हैं जी। तो आई थिंक एक रीसेट है, पूरी दुनिया में मिलिटराइजेशन बढ़ रही है। इवन मैं कहूँगा कि न्यूक्लियराइजेशन की तरफ भी लोग जाएंगे और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देख रहे हैं। जिस तरीके से हमारे खिते में पाकिस्तान के साथ मिडल ईस्ट खास तौर पे सेंट्रल एशियन और तुर्किया जैसे मुल्क पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, एक्चुअली अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करना चाहते हैं, जो कुछ कतर में किया। और दो मेन एप्लीकेशंस हो रही हैं इस वक्त जिससे पाकिस्तान डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। एक तो जो जूडिश कह ले या जो यहूदी जायनिज्म है, एक उसकी एप्लीकेशन और दूसरी हिंदू जायनिज्म, और इन दोनों का भी गठजोड़ है। और पहले हिंदू जायनिज्म को तो टेसिट अप्रूवल हासिल थी यूनाइटेड स्टेट्स की भी, बट अब ट्रम्प साहब के आने के बाद ऑफ कोर्स उनका एक आशीर्वाद कह लें या एक हाथ है इजराइल के ऊपर, और वो एप्लीकेशन कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट इज ऑन अंटिल अनलेस अभी हम ये जो गाजा का टेस्ट केस है देखते हैं ये लेबोरेटरी में से तजर्बा होकर बाहर क्या चीज आती है। पता कि पाकिस्तान कम रेलेवेंट ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है, अब हमने इसका पूरा फायदा उठाना है। तो ओवरऑल ये एक पिक्चर बन रही है इस तरह की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जहां साहब, मैं जो आपसे ये पूछना ही चाह रहा हूं कि ठीक है, एक जनरल तो आपने बताया, लेकिन मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप हमें ये बताइए कि अमेरिका ईरान में क्या चाहता है, ग्रीनलैंड के ऊपर क्या चाहता है, आपके जो इस वक्त वेनेजुएला में किया है उससे उसके क्या मकासद हैं, गज़ा में जो कुछ भी कर रहा है उससे क्या मकासद हैं, और इस तरीके की जो ब्रूटल वो एक्शन ले रहा है उसकी अपनी इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वो एक मदमस्त हाथी के तौर पर जिस जगह जा रहा है और वो कह भी रहा है कि जहां हमारे मफादात हैं। तो अभी क्या अमेरिका की कौमी सलामती को भी खतरा है इससे जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, और जो दुनिया के अमन को भी खतरा है? सर देखिए डॉक्टर साहब, जो पॉपुलर वो लाइन लेता है अमेरिका, वो तो यही लेता है कि जी डेमोक्रेसी वर्सेस फोर्सेस ऑफ क्यास। वो अपने आप को कहता है कि जी मैं प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी हूँ और जो मैं जिसका मुकाबला कर रहा हूँ वो फोर्सेस ऑफ क्यास है। होता उल्टा है जी, डेमोक्रेसी के गांव में लड़ाई करते करते जहां से जाते हैं क्यास जरूर छोड़ जाते हैं। अफगानिस्तान, इराक आपके सामने पड़ा हुआ है, और ऑफ कोर्स ईरान के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर, और जो मेन लीड जो चीज है वो उनकी जियो इकोनॉमिक्स है। इट इज इकोनॉमिक्स, इट इज द ऑयल, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ वो पावरफुल रहना चाहता है। वो इकोनॉमिक्स में अपने जो दोनों कंपिटिटर्स हैं, खासतौर पर रशिया तो खैर अभी बहुत पीछे रह गया, बट चाइना उसको कभी कोशिश करेगा कि इकोनॉमिकली वो उसको बीट न कर पाए। मिलिटरीली तो अभी चाइना खैर कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। मिलिट्री पावर इस वक्त हमें मानना पड़ेगा कि अगर किसी मुल्क के पास है और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज भी कर रहा है बिल के साथ अपनी पॉलिसी में, वो अमेरिका ही है जी। अब चाइना जब तक उसको डायरेक्ट कोई खतरा अपना और या उसके इंटरेस्ट को डायरेक्ट नहीं आएगा, खतरा लाक होगा, तो वो कभी मिलिट्री यूज नहीं करेगा। तो अपनी जियो इकोनॉमिक्स की वजह से कर रहा है। इट इज ऑल ऑयल। और मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने बताया कि जैसे जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं, जो ग्रेटर इजराइल के डिजाइन हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके फुलफिल होते हैं। और इजराइल को एक वो वॉच डॉग के तौर पर इस मिडिल ईस्ट के ऊपर एक जरूर रखना चाहेगा। दैट्स वाई हमने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को देखे को अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑन दी ऑन दी अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या जो उसके साथ और वेस्ट के साथ, वो अब थोड़ा थोड़ा उससे समझ रहे हैं कि हमें अपनी ऑप्शंस और क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग टुवर्ड्स मिडिल पावर्स लाइक पाकिस्तान, जिसकी सपोर्ट गारंटीड भी होगी एंड विदाउट एनी अटैच होगी। तो जियो इकोनॉमिक्स इस वक्त लीड में है, और उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो अपनी मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी के साथ सही इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मैं जनाब आता हूँ ब्रिगेडियर वकार हसन साहब की तरफ। वकार हसन साहब, अमेरिका में अहम ओहदे, पाकिस्तान तो खैर को हम देखते हैं तो वो तो एक अलग सी सूरत हाल है, और दुनिया में और भी ममालिक हैं, लेकिन अमेरिकन सूरत हाल में हमने देखा है कि जी अहम ओहदे, चाहे सदर के ओहदे भी तब्दील हों, लेकिन अहम पॉलिसी में तब्दीली नहीं आती है।
हालांकि ट्रम्प साहब जब आए थे सेकंड टर्म में तो उनका ये कहना था कि वो अमन के दाई हैं और स्टार्ट भी उन्होंने लिया था और नोबेल इनाम के बड़े हकदार भी रहे हैं और हमने बड़ा रिकमेंड भी किया ज़ोरदार तरीके से उनको। लेकिन सर अब जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि ना वो अपने कवानीन को मानते हैं जो अमेरिकन कानून है, ना वो दुनिया के किसी कानून को मानते हैं और वो कह भी चुके हैं कि हमारे मफादात के सामने कोई भी कानून आया वो हम उठा के फेंक देंगे। और अब जो उनका एक्शन है और इजराइल के साथ मिलकर, तो वो खुद अमेरिका की सलामती के लिए कितना ख़तरा है और दुनिया के अमन के लिए कितना ख़तरा है, सर क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू जंजायद फॉर यूजिंग काइंड वर्ड्स। आई एम रियली ऑनर्ड। आई थिंक जो आई टेक इट जहाँ पे उन्होंने बातचीत की है कि व्हाई यूजिंग हाइपर पावर, मेरे ख्याल में ये एक नेचुरल ट्रांजिशन का पीरियड है। ऑफ कोर्स लोग कहेंगे जी कि बहुत ज्यादा इसमें तजब्बुब है और उसके बाद आप कह लें कि एंजाइटी है इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ भी तुर्किया में काफी इट्स नेचुरल ट्रांजिशन, जिस तरह वो आप कहते हैं कि पावर शिफ्ट हो रही है, बट इट विल टेक अ व्हाइल बिकॉज अमेरिका इज अ सुपर पावर। अभी उसके आप कह लें राइवल्स हैं, चाइना है, किसी हद तक रशियन फेडरेशन है और बाकी आप कह लें मिडिल लेवल पावर्स हैं। तो एक तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, पावर ग्रैब है और आपने जिस आई थिंक मेंशन किया कि नो लेट्स से कोई कंसिडरेशन नहीं है, चाहे डोमेस्टिक लॉ आइस के रेट्स देख लें, ईरान पर बड़ी तनकीद कर रहे थे जिस तरीके से खवातीन को घसीटा जा रहा है गाड़ियों में से, और इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ की मतलब ट्रैम्पल कर दिया उन्होंने। वेनेजुएला में जाके प्रेसिडेंट को उठा लिया, उसकी वाइफ को उठा लिया, ग्रीनलैंड पे यानी इतने अब्सर्ड तरीके से आई थिंक क्लेम कर रहे हैं कि इट अपीयर्स। लेकिन आई थिंक दिस इज बेसिकली अ नेचुरल रिएक्शन और इसमें होता यही है कि दिस इज लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की सिचुएशन थी कि यू हैड लेट्स से ब्रिटानिया था, बड़ी पावर था, या जर्मनी था, एंड देन देयर वाज क्लैश और फिर एक रीड्रॉ हुआ और मल्टी अलाइनमेंट की तरफ की थी। तो उसमें एक तो ये कि एक्सीडेंट्स के और क्राइसिस और वॉर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमेरिका ने प्रोबेबली अभी डिसाइड किया है कि 2 एरियाज पे वो फोकस करेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ग्रीनलैंड से लेके नीचे तक, और बड़ा ब्लंटली उसने कहा है कि हम मॉनरो डॉक्ट्रिन को दोबारा रिस्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे किसी की अमलदारी नहीं होगी। इट मींस कि चाइना रशिया शुड गेट आउट। और दूसरा मिडिल ईस्ट इजराइल की वजह से आई एग्री के उनका अपना बगल बच्चा है, दे वुड लाइक टू प्रोटेक्ट। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो मैं अभी प्रेडिक्ट कर दूं कि ये अभी मिडिल ईस्ट में मिडिल पावर को समझ आ गई, स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड को। अभी जो बात हो रही है यहाँ तुर्किया में भी, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड मोस्ट प्रोबेबली इजिप्ट, कि इतना ज्यादा आप जो है आई थिंक जो इजरायली एग्रेशन है उसको अभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो नेचुरल आउटकम विल बी कि एक रिएक्शन आएगा एंड देन दे विल पीपल स्टार्ट जॉइनिंग हैंड। और खुदा ना खासा ईरान पे हमला होता है तो ये चीजें और सॉलिडिफाई होगी। उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया एंड मोस्ट प्रोबेबली इजिप्ट, लेटर ऑन यू फाइंड इंडोनेशिया, बांग्लादेश इसमें आ जाए, बिकॉज एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन है। ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी हुआ, उसके बाद भी फिर लोगों ने ट्रांजिशन देखी। तो एक तो ये है, इसमें मेरे ख्याल में इतना घबराना नहीं चाहिए, ये उनके लास्ट शॉट्स हैं ऑफ अ डाइंग सुपर पावर। बाकी एक डेमोग्राफिक का फैक्टर बहुत कम डिस्कस होता है जो बड़ा जरूरी है। पहले ग्रीनलैंड की 26,000 की आबादी है, जो रावलपिंडी के एक महल्ले की आबादी है, पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना से ज्यादा एरिया है। हाउ डू यू मैनेज अ स्टेट? मतलब टेक्निकली 10 साल बाद डेमोग्राफिकली इट विल लिटरली वैनिश एज अ कंट्री। और डेनमार्क के अपने इस तरह के हालात है। दिस इज बीइंग फेस्ड बाय एंटायर यूरोप एंड वेस्ट, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ट्रम्प साहब कहते हैं जी कि हम फिर जाके वहाँ पे कब्जे में लेंगे। तो ये आई थिंक कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें अभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, एंड इवन आई थिंक लार्जर वेस्ट है। आप स्पेन को देखें, 75% खाली हो चुका है सेंटर से, और इसमें डेफिनेटली उन्होंने काम भी लेना है, स्टेट्स को चलाना भी है। तो देन देयर इज अ क्लैश बिटवीन माइग्रेंट्स और जो सो कॉल्ड लोकल वाइट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आई थिंक टेंशन की तरफ चीजें जाएंगी, नाजिज्म बढ़ेगा, और दैट्स व्हाई द वर्ल्ड विल रिमेन। मैं तो इतने कोई अच्छे हालात नहीं देख रहा, अगले 5 साल में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स के चांसेस है। बाकी डिपेंड्स कि जी हाउ डू यू बेसिकली लीड द वर्ल्ड। अभी आप देखा कनाडा, उनके प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे चाइना, जिस तरीके से उन्होंने एंगेज किया है। सो देयर इज नाउ अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद यूएस हाइपर पॉलिसी इन यूरोप आल्सो, कि भाई इस तरीके से तो फिर आप जो है कुछ भी नहीं चलने देंगे। और कुछ यूरोपियंस आई थिंक सेनेटर्स ने ये भी कहा है कि फिर हम ठीक है अमेरिकन बेसिस को ऑक्यूपाई कर लेंगे विद इन यूरोप, अब जाए फिर जाके ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लें। तो ये आई वुड से लास्ट शॉट्स हैं ऑफ अ सुपर पावर व्हिच इज अ डिक्लाइनिंग सुपर पावर। और उसके अंदर फिर ये चीजें बड़ी नेचुरल हैं कि हर कोई हाथ पैर मारेगा, यू फाइंड मिडिल पावर्स कमिंग अप। अब हमने देखना है कि हम अपने इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाते हैं। गुड थिंग इज कि पाकिस्तान के 2026 बड़ा सैल्यूटरी रहा, और पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेस्टीज, डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज इतनी ऊपर गई कि नाउ दे आर बीइंग
लेट्स से एंगेज इन मेजर जो लेट्स से इवेंट्स हो रहे हैं या डील्स हो रही हैं या लेट्स से सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके अंदर आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ स्पेस, और मैं आई फोरसी पाकिस्तान राइजिंग वेरी फास्ट इन नेक्स्ट 5 years. ठीक है, मैं आता हूँ जनाब अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने दोनों मेहमानों के जो बात सुनी है, हमने इस शुरू में ही चंद बातें आपके सामने रखी हैं। उसमें मेजर पॉइंट मेरा यही है कि अमेरिका और इज़राइल की जो भी इस वक्त एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ से ये ज़ाहिर हो रहा है कि दुनिया जो है वो एक जंग की तरफ जा रही है, तीसरी आलमी जंग की तरफ। और इस सूरत हाल में क़वानीन और इदारे बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। दुनिया का कोई कानून को मानने को तैयार नहीं है, कोई इदारा अमेरिका को रोक नहीं सकता है। इस सूरत हाल के लिहाज से जो कंडीशंस है वो अमेरिका के लिए कितनी ख़तरनाक है, क्योंकि अमेरिका भी मुआशी तौर पर इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया की मईशत को वो जो टेक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका डॉलर, जाहिर है ब्रिक्स जो है वो अपनी एक अब करेंसी लाना चाह रहे हैं, और इस सूरत हाल में आपको पता है कि 40% GDP जो है वो कंट्रोल करते हैं ब्रिक्स की ममालिक। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो अपनी ले आता है, क्या कहते हैं, करेंसी, और लोकल करेंसीज़ पे जिस तरह वेनेजुएला रूस और उसके साथ चाइना के साथ काम करने जा रहा था, तो डॉलर गया और US गया। तो ऐसी सूरत हाल में सर जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आगे बढ़ रहा है, मादनियात पे, वसाइल पे हमला कर रहा है, और ये आपके ख़तरनाक सूरत हाल है दुनिया के अमन के लिए, और ख़ुद कितनी ख़तरनाक है अमेरिका के लिए। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। और जनजायद साहब जो उस्तादों के उस्ताद हैं, और ब्रिगेड साहब भी मेरे उस्ताद ही हैं, तो मैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ये मौजूदा सूरत हाल का, ये एक अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है, जो कि इस टाइम पे एक ऐसी डूबती कश्ती है जिसको ये तो पता चल गया है कि उसके पेंदे में सुराख हो गया है, लेकिन अब क्योंकि उसका हुजम इतना बड़ा है कि वो जो है हाथ पैर मार रही है। और जाहिर है जब हाथ पैर मारती है तो उसकी वजह से बहुत सारे मुमालिक जो हैं उसके हाथ पैरों से जो है वो जद्दोकोब हो रहे हैं। अब ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर एक दो चीजें बड़ी वजाहत से हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इन चीज का इदराक रखते हैं, और यही वजह थी कि अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था, व्हाइट मैन फर्स्ट, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी की बात की थी, और ये कहा था कि हम इजराइल के हवाले से और यूक्रेन के हवाले से अपनी पॉलिसी के अंदर जो है बड़ा मेजर रिवीजन लाएंगे। लेकिन उसके बाद जब वो ओवल ऑफिस आए तो इजराइल के हवाले से वो जो उनके जहन था उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर वो चेंज कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर दबाव इतना था, उनके ऊपर जो जायनिस्ट लॉबी थी उसने इतना दबाव डाला। और फिर खास तौर पे जो कि मईशत है, हम सब जानते हैं कि अमेरिका की मईशत जो है रॉथस्चाइल्ड फैमिली और उनके दीगर, और फिर जो उनके अमेरिकन रिजर्व बैंक्स हैं एक्सेट्रा, उन सब के जो है वो मईशत जो है वो यहूदियों के हाथ में है। दूसरी जानिब जो है इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर स्पेन ने, इटली ने और जर्मनी ने और बेल्जियम ने अपने जो सोने के रिजर्व्स थे वहां रखे हुए थे बैंक, रिजर्व बैंक में, वो भी निकालना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जाहिर है डॉलर को भी एक शदीद धचका लगा। दूसरी जानिब जो है वो ब्रिक्स का अभी जिक्र किया। देखें, ब्रिक्स जो है वो चैलेंज कर रहा है, इसी तरह से शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है वो भी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन एक ऐसे वक्त में जब दुनिया को अमन और सलामती की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन लीग्स ऑफ द नेशन जिस तरीके से दूसरी जंग अजीम के बाद वो खत्म हुई और उसका किरदार जो है वो कमजोर हुआ, इन्हीं बुनियाद के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन है वो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो असल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सब्सिडरी बन के रह गई है। और यही वजह है कि दुनिया जो है अब यूनाइटेड नेशन पे एतबार करना छोड़ गई है। आप उसका सबसे बड़ा मुजाहरा एंटोनियो गुतेरेस के साहब की जानिब से देख लें, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, कि वो आए दिन जो है गजा के
अंदर अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को कोई सुनने वाला नहीं है। वो यूक्रेन के अंदर बात करते हैं, कोई यूक्रेन के अंदर कान धरने वाला नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है, जो नेटो का इत्तेहाद है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ग्रीनलैंड के ऊपर अब डेनमार्क समेत जर्मनी और दीगर ममालिक की जो फौजें हैं वहां इकट्ठा होना शुरू हुई हैं, इट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि जब से सदर ज़ेलेंस्की जब ओवल ऑफिस में एक तारीख साज बेइज्जती के बाद जब बाहर निकले तो यूरोपियन इत्तेहाद जो था वो लरजना शुरू हो गया। और फिर इंग्लैंड ने जो स्टॉर्मर हैं, कियर स्टॉर्मर, उनके जो वजीर आजम, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, लेकिन बाद में पता चला कि उनके पास जो वसाइल और अफवाज है वो इस सतह की नहीं है कि वो किसी सूरत जो है वो उस सारे सिलसिले को संभाल पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम साउथ एशिया की तरफ आते हैं और जो यहाँ मुमकिन तब्दीली और ख़दशात हैं, चैलेंजेस है, उसके ऊपर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इस मौके पे क्या करना है। गज़ा में जारी जंग और बिलखसूस साउथ एशिया में तेज़ी से बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल, जिसमें अमरीकी धमकियाँ, ईरान और अफ़गानिस्तान में रिजिम चेंज की हिकमत अमली शामिल है, पाकिस्तान के लिए संगीन और हमजत ख़तरात पैदा कर रही हैं। इन ख़तरात और पाकिस्तान की मुमकिना हिकमत अमली क्या होगी। पाकिस्तान के लिए मुमकिना ख़तरात, ज़ाहिर है इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का फैलाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गज़ा की जंग मशरिक़ वस्ता को वसी जंग की तरफ ले जा सकती है, जिसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुँच सकते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अफवाज का अगर उस गज़ा के अमन फ़ौज का हिस्सा बनती है तो उसके असरात यकीनन पाकिस्तान में बराह रास्त आएंगे। ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई की सूरत में पाकिस्तान को सरहदी सलामती, फ़िरका वाराना कशीदगी और मुहाजिरीन के दबाव का सामना हो सकता है। अफ़गानिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग या अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर को खोल सकता है। इसी तरीके से अमेरिका चीन कशमकश में फंसने का ख़दशा अगर हुआ, क्योंकि अमेरिका बलग्राम में आना चाहता है, तो साउथ एशिया में अमेरिका अगर दोबारा आता है बराह रास्त, भारत को जिस तरह भारत से उसकी उम्मीद थी वो ना हो सकी, तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान पर चीन से फासले और अमरीकी ब्लॉक में शमूलियत का दबाव बढ़ेगा। ज़ाहिर है यहाँ पर जो बात आएगी वो आएगा कि फ्री लंच क्या अमेरिका देता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है जो डिस्कस की जा रही है। दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर, इलाक़ाई जंगें पाकिस्तान को फिर एक बार प्रॉक्सी मैदान बना सकती हैं। दाखिली अमन व अमान बराह रास्त मुतासिर हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को मतवाज़न और खुददार खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है। जी, मैं सबसे पहले आता हूँ जनाब मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब की तरफ। क्या कहते हैं सर ऐसी सूरत हाल में? जी देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीसेट हो रहा है पूरे रीजन में। और चाहे सिचुएशन अफगानिस्तान का तो हम सफ़र कर रहे हैं, हमें जो हमारे सामने है जो सिचुएशन है, और अगर ईरान के अंदर एप्लीकेशन होती है यूएस की और इजराइल की कॉम्बो की, तो आई थिंक वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और फिर ऑफ कोर्स जैसे कि आपने जिक्र किया कि दोनों मेन कॉम्पिटिटर्स चाइना इस वक्त रीजन में है, लेकिन चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना मिलिटरीली अभी फिलहाल अपना जब तक उसका इंटरेस्ट डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करेंगे कोई, या उसका इंटरेस्ट को डैमेज नहीं करेंगे, तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में कभी भी यूएस के खिलाफ मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं करेगा। गाजा की जो आपने बात की है डॉक्टर साहब के, उसके अंदर देखिए इस वक्त कैच 22 है। यस, जो सेंसिबल अगर तरीके से, सेंसिबल मीन कि अगर जो लोग कहते हैं कि यार एक बैलेंस होनी चाहिए, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी सुनी जा सकती है, हमारी कितनी रेलेवेंस है, अमेरिका आपको कितना सुनने के लिए तैयार है। उसकी वजह यह है कि पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर सफरिंग। प्रॉब्लम सबसे इमोशनली हम बहुत बातें कर सकते हैं कि हमें ये नहीं होना चाहिए, आइडियलिज्म पे जाए, लेकिन इस वक्त वो कहते हैं ना कि वो डूबने वाले को तिनके का सहारा, कम से कम हमने वी हैव टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ।
उसलिए स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान का स्टांस इज वेरी क्लियर, नो डिसआर्मामेंट ऑफ हमास, उसमें पाकिस्तान कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके अलावा जो अब मैंडेट की बात हो रही है, लेकिन जो मैकेनिज्म सामने आया है कि यूएन का मैंडेट, तो इसमें ठीक है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दी, लेकिन सबसे कुछ मेन रोल यूएन का नहीं है। इट इज ऑल यूएस लेड मैकेनिज्म है जो इस्टेब्लिश हुआ है। यूएस की जनरल जो है जैस्पर, वो उनको स्टेबलाइजेशन फोर्स का कमांडर लगाया गया है। तो उसके नीचे आई डोंट थिंक सो कि एक इफेक्टिव एक्सेप्टेंस आएगी फ्रॉम गाजा फलस्तीन की तरफ से इस फोर्स की। और अगर पाकिस्तान उसमें शामिल होता है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि जी इजराइल उसको एक्सेप्टेंस देगा इतनी ज्यादा। तो एक कभी तक हेजी है चीजें, लेकिन पाकिस्तान को ऑफर हुई है अपने उस पर कंट्रीब्यूट करे बीइंग पार्ट ऑफ द बोर्ड, और उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज है कि आपको एक मौका मिला है मैदान में उतरने का, और उसके अंदर रह के जो हमारा जो स्टांस है विच इज गाजा का एक कंटिन्यूस स्टेट का, और एक जो उसका कैपिटल है उसको मेंटेन रखते हुए जो पाकिस्तान का स्टांस है उसको मेंटेन रखते हुए आप कम से कम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने ला सकते हैं, या आप एक आवाज बुलंद कर सकते हैं वाइल बीइंग इन द ग्राउंड। अब बाहर बैठ के तो हम कमेंट्री अच्छी कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, ग्राउंड में उतरना तो पड़ेगा। उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हैं, बट आई थिंक वी विल हैव टू गेट इनटू द फील्ड, नॉट कि हम बिल्कुल अमेरिका की वो टो करेंगे। और पाकिस्तान ने देखिए, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी अटैक किया तो पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया, पाकिस्तान उसको अच्छा नहीं समझा। तो पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल स्टांस के साथ पास्ट में एक्ट करता भी रहा है, और जो ट्रांजिशनल इस वक्त एक एडवांटेज है ऑफ हैविंग बेटर रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। 80,000 से ज्यादा शाते डॉक्टर साहब, इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। कहीं ना कहीं से हमें जरूर शुरू करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए, मैं ज़रा इस पे भी पूछना चाह रहा हूँ आपके कि अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कंसन हैं उन्होंने भी, और कई जगह से कई आपके इंटरनेशनल्स अगर मैगज़ीन आप पढ़ें, और तो ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से ये बात बिल्कुल क्लियर है। वो अमेरिकन ट्रम्प कहते हैं कि जी मैंने फ़ैसला किया और बदल दिया है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि अमेरिका चलाता है आपके इज़राइल को, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है और वो दावा भी करते हैं कि इज़राइल चलाता है अमेरिका को, और उसमें सबसे अहम रोल अदा करता है आईपैक, अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो अमेरिका से ज़्यादा इज़राइल से क्लोज़ है और उसकी साख्त के बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा। तो सर, कहने का मतलब है कि जब ईरान की रोडों में घूम रहे हैं और प्रोटेस्टर के साथ हैं, तो आज नहीं तो कल अगर अमेरिका ईरान में घुसता है और पाकिस्तान से वो किस किस्म की मदद चाहेगा, और उस सूरत हाल में पाकिस्तान का रोल क्या होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बलग्राम का अड्डा वो लेने के लिए बज़िद है, कई जगह ये स्टेटमेंट आ चुकी है, उनके अपने ट्रम्प का भी स्टेटमेंट मौजूद है कि हर सूरत में लेना है, डिले ज़रूर हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो क्लैश हम देख रहे हैं, और अमेरिका क्या चाहेगा इस खित्ते में, किस हद तक पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बराह रास्त अफगानिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान की मदद के बगैर तो कुछ नहीं कर सकता। तो हम कितने खतरात को फेस कर रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन, इसमें कोई शक नहीं है, आपने 3-4 चीजें कही हैं। नंबर 1, आई हैव नो डाउट कि इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है, इजरायली लॉबी, डीप स्टेट, दैट इज वेरी मच इन दी कंट्रोल। क्योंकि मैं जाती तौर पर ये समझता था कि ट्रम्प जो है वो कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे ईरान के साथ जब ये न्यूक्लियर के खिलाफ हुआ, बट जब वो डायरेक्ट उन्होंने क्लैश में गए और एंगेज किया इन्होंने ईरानियन न्यूक्लियर साइट को, विच वाज द एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर नेतन्याहू, जो बिल्कुल अपनी पॉलिटिक्स तक उसकी मर चुकी थी, खत्म हो चुका था, तो दैट वाज फिनिश्ड। तो उसमें रूह जब फोंकेगी तो उस पर तो मुझे कोई जो थोड़ा बहुत शक था भी कि कौन किसको कंट्रोल करता है, तो वो भी दूर हो गया। तो इट इज इजराइल जो इज कॉलिंग द शॉट, और जूइश लॉबी और डीप स्टेट, इसमें कोई शक। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, इंग्रेस है, बिल्कुल इंग्रेस है। जब पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप 12 डेज वॉर में डायरेक्ट जितनी इंफॉर्मेशन थी और मारा गया, तो इनको डायरेक्ट हिट किया गया। इवन देयर वाज वन कमांडर जो अपनी बेटी के घर में रह रहे थे और उनको उसके बेडरूम में हिट किया गया। उसका मतलब है वहां पे इंग्रेस हो चुकी है मोसाद का, और हमने रॉ का भी गठ जोड़ देखा, जो इंडियन एजेंट्स अंदर फिर रहे हैं, तो दे हैव एन इंटरेस्ट। बट हैविंग सेड दैट, ईरान की जो सोसाइटी है या जो ईरान का सिस्टम है वो इतना सादा नहीं है कि वो उसको आप एप्लीकेशन उसकी आसान हो जाएगी। आई एम श्योर अमेरिका ने अगर एक प्लान किया और उसको रोका है,
किसी के कहने पे रोका है या खुद रोका है, तो इसका मतलब है कि वो पूरे उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं या रिक्वायर्ड जो एनवायरनमेंट है टू क्रिएट दैट चेंज लाना चाहता है, तो वो मुकम्मल नहीं हो रही होगी। अभी तक कुछ कमियां उसमें वाकई हो चुकी होगी। और अगर ईरान में अमेरिका और ये इजराइल आ जाता है तो फिर वी हैव इजराइल एज आवर नेबर। फिर तो आप सिचुएशन समझे कि आप इजराइल के नेबर हो गए। इधर अफगानिस्तान, आप इंडिया आपका 2 जगह पे नेबर हो गया अफगानिस्तान के अंदर। तीसरी जो आपने बात की डॉक्टर साहब, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तालिबान रजीम है, इनका झगड़ा जरूर है। इस वक्त सबसे ज्यादा सफर अफगानिस्तान की आवाम और पाकिस्तान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को जरा क्रिटिकली इसको सेंसिटिव तरीके से अफगानिस्तान की सिचुएशन को आगे लेके जाना होगा। बट द स्टेट हैज डिसाइडेड, नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तानी है, नो डायलॉग इज टेकिंग प्लेस विद देम। और आई थिंक पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार है अगर अफगानिस्तान के तालिबान अपना रीसेट सही नहीं करते या अपने आप को अपनी पॉलिसी को अमेंड नहीं करते। पाकिस्तान हैज टेकन अ क्लियर डिसीजन और आई थिंक बहुत क्लैरिटी आई है पॉलिसी के अंदर। जो वो थोड़ी सी जो गो मगो की जो सिचुएशन होती थी, दिस वे आर दैट वे, आई थिंक दैट इज नो मोर देयर। एंड जो पाकिस्तान की जो स्टेट है, दैट दे हैव डिसाइडेड कि दे विल गो। इसलिए तो देखे ना आप, एक जो बॉर्डर्स बंद किया आपने, जो ट्रेड को बंद किया हुआ है, ये पहले कभी ऐसा प्रेसिडेंस नहीं था कि इतना लंबा अरसा के लिए इसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल मीन, चाहे कोर्जन के है, इकोनॉमिक इंटिमिडेशन है, कोर्जन है, एंड अगेन एट एनी कास्ट, कि वो इसको एक ही दफा वंस फॉर ऑल इसको एड्रेस करे। और अभी तो अफगानिस्तान के अंदर भी आवाजें आ रही हैं, चीजें डेवलप होना शुरू हो गई। मैं आता हूं जनाब ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर अमेरिका बलग्राम पे आकर बैठ जाता है तो ये कितना नुकसानदेह है चाइना के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए कितना नुकसानदेह होगा, ये एक सवाल है। दूसरा, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ वो कर रहा है और वो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान में रिजिम चेंज करना चाह रहा है, आज नहीं कल फिर वो अटैक करेगा, हमला करता है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? अभी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की ठीक है फौजी ताकत दुनिया जानती है और अभी हमने दिखाया भी है, लेकिन हमारी मुआशी और सियासी पोजीशन इस वक्त बहुत ही वीक है। हम IMF के कर्ज पर खड़े हुए हैं, कर्ज पे खड़े हुए हैं। बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी भी अमेरिका के मरूने मिन्नत है, F-17, F-16 समथिंग ये। तो ऐसी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े हैं सर, क्या करना चाहिए? Yeah, I think fundamental question है, I'll quickly I think point to 3-4 important points. एक तो ये है कि जो अफगानिस्तान है, यहाँ पे भी हम शेयर करते हैं आइडिया, देयर आर स्टूडेंट हमारे कलीग हैं कि देयर इज अ मेजर शिफ्ट कमिंग विद इन अफगानिस्तान जो है। तो इतना आई थिंक तालिबान शुड नॉट बी लेट्स से वेरी कॉन्फिडेंट कि वहाँ रजीम चेंज नहीं हो सकता अगर ये इस तरीके से चलते रहते। तो पहले ये देखना कि अफगानिस्तान अगले साल 2026 में कैसे लेट्स से परफॉर्म करता है। तो देयर आर चांसेस देयर कुड बी फोर्सेस विद इन जो उसको पलटा देंगे। दूसरा ये ईरान पे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन हुई है तुर्किया में कि अगर एंटर होता है अमेरिका, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कल, तो 3 वेक्टर्स बनेंगे। अभी सऊदी अरेबिया तो ऑल्सो अंडरस्टूड इट, वो तुर्किया में तो बड़ा क्लियर है कि एक ईस्ट की तरफ मूव करेगा पाकिस्तान बिकॉज ऑफ सिस्तान और बलूचिस्तान, अदर इज नॉर्थ वेस्ट वर्ड टर्किया और कुर्दिश एरिया को करेगा। और अभी परसों ही TRT पे खालिद मैना आए हुए थे सऊदी अरेबिया के बड़े अच्छे टॉप जनरल, सेड के नाउ वी रियलाइज के देयर इज द प्लान ऑफ बल्कनाइजेशन ऑफ अरब वर्ल्ड एंड सऊदी अरेबिया। सो दैट्स व्हाई आई से कि ये जो मर्जी कर ले, ये जो पहले रिटोरिक था शायद मुस्लिम नेटो वगैरह का, नाउ दैट विल बिकम रियलिटी। इट्स सीरियस डिस्कोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ के ईरान अंडरमाइन होता है या अल्लाह की फजल से इस तरह स्टैंड करता है। दिस ब्लॉक हैज टू कम अप और ये एक नेसेसिटी बन चुका है। आई वुड से कि द वेस्ट US एंड इजराइल एक्चुअली पुश्ड और उसकी वजह से ये सारा कुछ होगा। भारत में आप जाके मीडिया देखें, मेन डिस्कोर्स से ही हो रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री पावर, तुर्किया का टेक्नोलॉजिकल पावर और उसकी पोजीशनिंग और सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल पावर ऑल कंबाइंड। और अगर आप इसको इकट्ठा करें तो दिस इज नाउ बिकम आई थिंक इट विल कम ऑर्डर ऑफ द डे इन द एरिया। और ये इसको कह रहे हैं कि एक सुपर पावर बनेगी इन द रीजन एंड ऑल्सो स्टेबलाइजिंग पावर। तो मेरे ख्याल में आप जो मर्जी कह लें, इंशाल्लाह वी आर मूविंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन। बाकी अफगानिस्तान को भी समझ आना शुरू हो गई है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन हक्कानीज एंड कंधारी ग्रुप है और काबुल वालों का है, तो ट्राइसेक्ट हो रहा है।
लेकिन जो अफगान बाहर बैठा हुआ डायस्पोरा जो 90% खिलाफ है तालिबान के, दे हैव रिपोर्ट्स कि भी तालिबान आर नाउ बाइंग पैलेसेस इन तुर्की। जस्ट इमेजिन कि इस्लामिक गवर्नमेंट का नारा लगाते हैं। आई वुड से इट्स अ मुनाफिक ख्वारिज रिजीम which will fall or they'll have to adjust जो पाकिस्तान की डिमांड और एक ही डिमांड है कि टेररिज्म खत्म। I see a positive change coming in future irrespective of के ईरान किस डायरेक्शन की तरफ जाता है। Because पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की and to some extent Egypt are now very clear कि अभी ये डिस्टेबलाइजेशन नहीं चल सकती। बाकी ठीक है, we'll cooperate। गाजा पीस प्लान में भी उसकी भी आई थिंक इवन हमास ने एक्सेप्ट किया है, उसमें इजराइल ने भी बायनाज कर लिया है। तो अगर कोई रोल बनता है स्टेबलाइजेशन का, जो हालात है, मैंने खुद बेशुमार प्रोग्राम किए लाइव पूरा साल जो था, इससे से पिछला वी स्पेंट ऑन अट्रॉसिटीज ऑन गाजा। लेकिन नाउ इज द टाइम उसको हील करने के लिए कोई किरदार अदा किया जाए। तुर्की इज आल्सो इनवाइटेड, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान को इनवाइट किया गया है, शहबाज शरीफ को, मोस्ट प्रोबब्ली प्रेसिडेंट फतह अल-सीसी। तो आई थिंक इसमें इनको दे हैड टू ब्रिंग मिडिल पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इनटू इट, वरना इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद एक्सेप्ट ना करती। तो लेट्स सी, ट्रांजिशन में चीजें आई थिंक इंस्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन सर ये बताएं, मैं ये अब्दुल्ला गुल साहब लाइन पे हैं, नहीं तो मैं अभी वकार साहब मुझे ज़रा से ये भी बता दीजिए कि अगर बलग्राम पर अमेरिका आकर दोबारा बैठता है तो ये जाहिर है तालिबान इसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं और इस तरीके से चाइना भी नहीं चाहेगा, या इवन के दूसरे जो ममालिक हैं, रूस हैं और दूसरे ममालिक ईरान, वो भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान भी यकीनन नहीं चाहेगा सर, क्योंकि अमेरिका बलग्राम पे अगर बैठता है तो वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए, चाइना के लिए या ईरान के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वो पाकिस्तान के लिए भी होगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सर कोई माने या ना माने हजम नहीं है इनको, कैसे देखते हैं सर? जी 100%। देखें अभी जो साल हुआ है लास्ट ईयर जून में और मई में, ये सिक्वेंशियल था। दिस वाज अ प्लान्ड अटैक। अभी वाइस प्रेसिडेंट वाज देयर इन इंडिया जब पाकिस्तान का वो वाकया हुआ सो कॉल्ड ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके बाद अटैक हुआ। तो ये आई थिंक नॉट था। द ओनली थिंग इज के पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड बड़ा डिफरेंट तरीके से किया और उनको मुंह की खानी पड़ी। तो मेरे ख्याल में हाइपोथेटिकल है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि कैसे जाएगा, डू दे डू इट फोर्सफुली या तालिबान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। बट आई एम श्योर रशियन, चाइनीज और इन द रीजन ईरान, पाकिस्तान, नोबडी वुड लाइक इट और बड़ा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। किस फॉर्म में आएगा ये आई थिंक वी हैव टू सी इट, किस फॉर्म में आके बलग्राम पे बैठ सकते हैं। बट डेफिनेटली ठीक है। मुझे अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, तो मैं उनसे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को ले लूं। अब्दुल्ला गुल साहब मुझे ये बताइए कि सर ये जो इस वक्त पाकिस्तान को जो खतरात हैं, अगर ईरान पर एग्रेशन होता है, हमला होता है, रिजम चेंज होती है, जो कि अभी फॉर द टाइमिंग पोस्टपोन हुआ है, लेकिन लोगों का ख्याल है कि ये होनी है क्योंकि अमेरिका की ईरान की सड़कों पे अपना रोल अदा कर रहे हैं, प्रोटेस्टर के साथ हैं और वो आगे बढ़ेगा। तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान किस तरह फेस करेगा, एक चीज़, और अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहेगा। दूसरी तरफ बलग्राम में आना चाहता है अमेरिका, वो कह चुका है, प्रेसिडेंट कह चुके हैं हमें हर सूरत में चाहिए, फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन हुआ है। अगर वो बलग्राम में आना चाहता है तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए और ईरान के लिए कितना ख़तरनाक होगा। और मुझे ये भी बताइए सर कि एक ऐसी हुकूमत जो इस वक्त बहुत कमज़ोर है, हालांकि हमारी फ़ौजी ताकत बहुत पूरी दुनिया उसको मान रही है, लेकिन IMF के इस वक्त हम मकरूज़ हैं, वर्ल्ड बैंक के मकरूज़ हैं, गवर्नेंस हमारी इतनी अच्छी नहीं है, हुकूमत हमारी इतनी मजबूत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका हमसे क्या डिमांड कर सकता है इस खित्ते के हवाले से, और क्या वो जो लंच हुआ था वो फ्री लंच है या आज उसकी खिदमत हमसे ली जाएंगी, कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, आपने तो मेरे ऊपर जो है क्लस्टर बॉम्ब गिरा दिए हैं, लेकिन मैं गुजारिश ये कर दूं कि पहली बात यह है कि ईरान इजराइल जंग के बाद पाकिस्तान ने उसी वक्त तहिया कर लिया था कि हमें अपने बॉर्डर के ऊपर अपने ईरानी भाई चाहिए, ना कि हमें 909 किलोमीटर के ऊपर जो है वो हमें इजरायली या प्रो इजराइल हुकूमत चाहिए। ये बात तो तय हो गई और यही वजह थी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगने की। दूसरी जानिब जो है वो अगर इजराइल और ईरान की दोबारा जंग होती है या अमेरिका की मुदाखलत होती है, याद रखिए पाकिस्तान, चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया इस बार खामोश नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि
इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो खिलवाड़ हो जाएगा। और अगर ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा तो फिर ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा। याद रखिए कि पूरी दुनिया की मईशत कोलैप्स कर जाएगी। और यही वजह है कि जो यहूदी लॉबी है, जो ज़ायनिस्ट अप्रोच है, वो नहीं चाहेंगे। वो चाहते तो जरूर हैं कि ईरान के ऊपर हमला हो, वो चाहते तो जरूर हैं कि अपने दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करें, लेकिन ऐसी सूरत में पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो रुक जाएगा। दूसरी जानिब जो है, जब अमेरिका ने उनके नेतन्स के ऊपर, फरदौक के ऊपर और दीगर न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमले किए थे अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए, तो कोई न्यूक्लियर ताबकारी नहीं फैली थी, जिसका मतलब यह है कि वो जो 320 केजी न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल पड़ा है वो आज भी ईरान के पास मौजूद है। और अमेरिका या इजराइल ये और नेबरिंग जितने भी कंट्रीज हैं, खासतौर पे यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया और दीगर अरब कंट्रीज जहां अमेरिका के 21 अड्डे मौजूद हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ न्यूक्लियर हवाएं चलें। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, ईरान बड़ी रेजिलियंस जो है वो दिखाता रहा है और आज भी उसके पास, उसको ये मालूम थी कि जंग दोबारा होनी है और उसके लिए जिस तरह से उसने टेक्नोलॉजी का हसूल किया है, ये एंटीनॉव के जो जहाज भर भर के रशिया से आए हैं, इनमें कुछ तो आया है ना डॉक्टर साहब, ये चिड़ी छक्के के जो है वो कोई सिर्फ चिड़ियां तो नहीं आई। तो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए ना, चाइना का भी एक किरदार है। चाइना बिल्कुल उसको मालूम है कि ये सारी की सारी जो जंग अमेरिका ने शुरू की है, ये तब से की है जब 3 सितंबर 2025 को चाइना ने अपने आप को और रशिया को सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया और यूनिपोलर वर्ल्ड का खात्मा कर दिया। 8 तारीख को जो है कतर पर हमला हुआ, फिर वेनेजुएला हुआ और फिर ना जाने कौन कौन से मजीद होते चले जा रहे हैं और होते चले जाएंगे। लेकिन इन सब के अंदर जो पाकिस्तान है उसका स्टांस तो वाज़े है। बागराम की जहां तक बात कर लें तो बागराम के ऊपर याद रखिए कि पहली बात यह है कि अफगान हुकूमत के अंदर बड़ा इसके ऊपर जो है वो एक मजबूत उन्होंने जवाब तो दे चुके हैं कंप्लीट रिजेक्शन का, लेकिन शूरा के अंदर जो 27 मेंबर हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है किसी भी किस्म की अमेरिकन इंटरवेंशन को। और बागराम जो है उसके ऊपर चाइना ने जो है वो बकायदा, अमेरिका ने ये बताया कि चाइना के जो एसेट्स हैं जिनमें न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं वो 1 घंटे की फ्लाइट के ऊपर हैं, जो कि पहले देखें 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला करना एक और बात थी, लेकिन अब रशिया और चाइना के साथ उनके मुआहदात हो चुके हैं। वक्त खत्म हुआ जाता है, क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो जाता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।